हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज इन हिंदी। आज हम लोग जिम कॉर्बेट की बुक द ओमनिबस से द मोहान मैन ईटर की कहानी कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 4 है। पिछले पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो पिछले लास्ट पार्ट में हमने लास्ट में सुना था कि जिम कॉर्बेट उस आदमखोर को ढूंढ रहे थे। तभी जाकर वो एक चट्टान पर बैठ रहे थे। तभी उनको सामने कुछ लाल रंग की चीज पड़ी हुई नजर आ रही थी और वहां पर उनको कुछ सफेद और काले रंग की धारियां भी दिख रही थी। उनको ऐसे ही लग रहा था कि वो टाइगर है। फिर उन्होंने बहुत देर बाद जब अपने आंखों को सेट किया, तब उन्होंने देखा कि वो टाइगर नहीं था। वो तो एक टाइगर का शिकार पड़ा हुआ था, यानी टाइगर ने उस भैंस को मार डाला था जिसको जिम कॉर्बेट ने एज अ बेट बांधा हुआ था। वो लाल रंग का जो दिख रहा था वो उस शिकार का खून था जहां से टाइगर ने उसको खाना चालू किया था। और जो सफेद रंग उनको दिख रहा था वो उस शिकार की पसलियां थी जहां से स्किन निकल गई थी। इसलिए वो सफेद और काले रंग की धारियां जैसे दिख रही थी। जिम कॉर्बेट पहले तो गोली चलाने ही वाले थे, लेकिन पहले तो उन्होंने बहुत ध्यान से देखा कि सच में वो टाइगर है या नहीं। और वो सच में टाइगर नहीं था। तो जिम कॉर्बेट ने इतने लंबे डिस्टेंस से उस पर गोली नहीं चलाई। तो इसका फायदा ये हुआ कि उनकी गोली तो वेस्ट नहीं हुई, लेकिन उस आदमखोर को जिसको वो ढूंढ रहे थे उसको भी उनके बारे में पता नहीं चला। तो यहाँ तक की स्टोरी हमने सुनी थी। अब हम आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि अगर टाइगर को डिस्टर्ब ना किया जाए जब वो शिकार खा रहा हो या फिर शिकार के पास हो, तो वो वहीं पर ही खुले में अपने शिकार को छोड़ देता है और फिर कहीं आसपास जाकर लेट जाता है ताकि उसके शिकार को वल्चर्स या और कोई भी जानवर आके ना खाए। उन्होंने टाइगर को तो नहीं देखा था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं आसपास नहीं है। वो वहीं कहीं आसपास लेटा हो सकता है। टाइगर ज्यादातर मक्खियों से परेशान होकर एक जगह पर नहीं टिकते हैं। इसलिए उन्होंने जहां पर है वहीं पर ही बैठने का डिसाइड किया और वहां पर किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं करने का और उस टाइगर का वहीं पर ही वेट करने का डिसीजन लिया। जब उन्होंने वहीं पर ही बैठने का डिसीजन लिया, तब उनके गले की खराश भी शुरू हो चुकी थी। उनका गला अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उनके गले में जो खराश थी वो काफी बढ़ती जा रही थी और अब उनको ऐसा मोमेंट आ गया था कि उनको खांसी रोकना भी मुश्किल हो रहा था। नॉर्मली खांसी को रोकने के लिए सांस रोककर कुछ निगलने जैसी एक्टिविटी की जाती है, तब जाके खांसी शांत हो जाती है। पर यहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद भी उनको कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। उनको जो गले की खराश थी उससे रिलीफ नहीं मिल रहा था। परेशान होकर अब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो लंगूर की आवाज में वो खांसी को निकालेंगे। अगर वो वहां पर खास देते तो शायद वो आवाज सुनकर टाइगर वहां से चला जाता। इसलिए अब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो लंगूर की आवाज बनाकर, जैसे लंगूर टाइगर को देखकर अलार्म कॉल करता है, उस आवाज में वो निकाल कर अपनी खांसी को बाहर निकालेंगे। तो उन्होंने किया भी वैसे। थोड़ी देर बाद उनकी जो गले की खराश थी वो थोड़ी शांत हो जाती है। अब जिम कॉर्बेट ने उस अलार्म कॉल को कैसे निकाला ये उन्होंने बताया है। खोक खोक खोक, इस तरह उन्होंने जो लंगूर की आवाज है उस तरह से अपनी खांसी को रिलीफ किया था। थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस यही चीज दोहराई। फिर जाकर उनको जो गले की खराश थी वो काफी रिलीफ हो गई थी। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि नॉर्मली सभी लंगूर टाइगर को देखकर ऐसा नहीं पुकारते, यानी ऐसी आवाज नहीं निकालते। पर वहां पर पहाड़ों में लंगूर इसी तरह से जंगल के निवासी यानी जो जानवर है उन लोगों को इसी तरह चेतावनी भरी आवाज देते हैं। टाइगर इस तरह की आवाजों को रोज सुनता है, इसलिए उन्होंने लंगूर की आवाजें निकाली ताकि टाइगर वो सुनकर भी उस पर ध्यान ना दे और उनकी जो गले की खराश थी, उनकी जो खांसी थी, वो भी वो दूर कर सके। इमरजेंसी के समय इस तरह की आवाजें ट्रस्टफुल नहीं होती है, ऐसा जिम कॉर्बेट का कहना है। पर उनका जो एम था अब वो पूरा हो चुका था। उनके गले में जो भी इरिटेशन था अब वो खत्म हो चुका था। आधे घंटे तक वो चट्टान पर बैठे रहे। उनको किसी भी तरह की हलचल जंगल की तरफ से दिखाई नहीं दी और वो जंगल के लोगों की
और किसी भी तरह की न्यूज़ की वहाँ पर वेट कर रहे थे। पर अब तक उनको कोई भी न्यूज़ या ऐसी कोई भी हलचल नहीं दिखाई दी थी। जब उनको ये सैटिस्फैक्शन हो गया कि टाइगर उनके आसपास नहीं है, तब वो चट्टान से नीचे उतर आते हैं और फिर बहुत सावधानी से वो चलते हुए उस टाइगर के शिकार तक जाते हैं। फुल्ली ग्रोथ जो टाइगर होता है वो कितना मांस खा सकता है इसके बारे में वो आपको ठीक-ठीक तो नहीं बता सकते हैं, फिर भी वो आपको जो कुछ बताएँगे उसका अनुमान रीडर्स ज़रूर लगा सकेंगे। टाइगर एक सांभर को 2 दिन में, भैंस को 3 दिन में खा लेता है और जो भी बचा-कुचा हुआ मांस होगा उसको चौथे दिन के लिए वो रख लेता है। जिस भैंस को उन्होंने पेड़ के साथ बांधा हुआ था वो अभी तक फुल्ली ग्रोन नहीं था, फिर भी उससे छोटी उम्र का भी उसे नहीं कहा जा सकता था। टाइगर ने उसका आधा तो मांस खा ही लिया होगा, इतना तो उनको श्योर था। और इतना मांस खाने के बाद वो दूर तक तो नहीं गया होगा, वो कहीं आसपास ही लेटा होगा, ऐसा उनको लग रहा था। वहां की जमीन अभी तक गीली थी और वो अगले 2 घंटे तक सूखनी मुश्किल ही थी। जिम कॉर्बेट ने अब उस टाइगर का पीछा करने का डिसीजन लिया। अगर पॉसिबल हुआ तो उसको एम भी वो बना लेंगे। भैंस के मरे हुए शरीर के पास टाइगर के कोई भी पगमार्क्स के निशान उनको नहीं दिखे। उन्होंने शिकार के आसपास कई चक्कर लगाए, तब उनको एक जगह पर उस टाइगर के पगमार्क्स दिख गए। सॉफ्ट पैरों के निशान गहरे नहीं होते हैं, पर हार्ड पैरों के यानी सख्त पैरों के जो निशान है वो काफी गहरे निशान होते हैं। जैसे शिकारी कुत्ता टाइगर की जो स्मेल है उसे बिना मेहनत किए ही उसकी प्रेजेंस को समझ जाता है, वैसे ही इतने सालों के अनुमान के बाद जिम कॉर्बेट भी उसी स्मेल का यानी उसी गंध का अब सपोर्ट लेकर टाइगर के स्वभाव का और दूरी का जो नॉलेज है वो गेन कर लेते हैं। यानी जिम कॉर्बेट ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई कार्निवरस जानवर अगर आपके आसपास यानी जो भी कुछ डिस्टेंस होगा आपके पास होगा तो एक मरे हुए जानवर की स्मेल आपको आती रहेगी। वो जितना पास होगा वैसी उसकी गंध और आपको ज्यादा से ज्यादा आती रहेगी और वो जैसे ही दूर दूर जाता है वो मरे हुए जानवर की स्मेल भी दूर दूर जाती है। जिम कॉर्बेट इस गंध की यानी इस स्मेल की बात कर रहे हैं। अब जिम कॉर्बेट अब पूरी कोशिश करेंगे कि वो बिना कोई हरकत किए एक शैडो की भांति उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। अब उनको लग रहा था कि टाइगर बहुत ही पास में है। जब वो कुछ 100 गज आगे गए तो वहां पर एक 20 फुट चौरस फ्लैट जमीन थी जिसके ऊपर छोटी और सॉफ्ट घास उगी हुई थी। उसी घास की जड़ों से एक सुगंध आ रही थी। ये उनको अब पता चला क्योंकि उस घास के ऊपर उस टाइगर के शरीर का जो शेप है, जिस वजह से जो घास दबी हुई थी, उससे उनको पता चल गया कि टाइगर वहीं पर ही लेटा हुआ था। जब वो वहां पर दबी हुई घास पर जो टाइगर का शेप बना हुआ था, उसके आकार से टाइगर के शरीर का जो नाप है, उसका अनुमान लगा रहे थे, तभी उन्होंने ये देखा जो दबी हुई घास थी, वो अब सीधी होते हुए उनको दिख रही थी। इसका मतलब यही था कि टाइगर अभी 1 मिनट पहले ही यहाँ से गया था। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि आपको वहां के लेआउट का कुछ तो अंदाजा होगा जब वो आपको ये बताएंगे कि टाइगर अपने शिकार को नॉर्थ की ओर ले गया था और फिर उसे वहीं छोड़कर वो वेस्ट की ओर चला गया था। जिस चट्टान पर जिम कॉर्बेट बैठे थे और अब वो वहीं पर ही खड़े हैं, उसी पॉइंट पर, जहां से वो तीनों डायरेक्शन एक ट्रायंगल बना रही थी। उस पॉइंट से एक और का डायरेक्शन कुछ 40 गज का था और जो दोनों साइड का डायरेक्शन था, वो कुछ 100 गज का लंबा रहा होगा, ऐसा उनका कहना है। अब उनका कहना है कि उन्होंने पहले ये सोचा कि शायद टाइगर ने उनको देख लिया होगा, जब वो चट्टान पर बैठे थे और शायद उनको देखकर वो वहां से चला गया होगा। फिर उनको जल्दी ही ये पता चल गया कि वो शायद गलत सोच रहे थे, क्योंकि अब जिस पॉइंट पर वो खड़े थे, वहां से उनको ऊपर का कुछ भी दिखाई नहीं देता था। फिर भी इतनी कंफर्टेबल घास के बिस्तर को छोड़कर वो टाइगर यहाँ से क्यों चला गया? इसका कारण उनको जल्दी समझ में आ गया, क्योंकि अब सुबह के 9 बज रहे थे और सूरज की किरणें भी काफी
तीखी हो रही थी। अब उनकी पीठ पर भी वो गर्मी चुभने लगी थी। इसका कारण तो ये क्लियर था कि टाइगर उनके पहुंचने से पहले नई छायादार जगह ढूंढने के लिए चला गया था। उनका कहना है कि आपको जो बताया है वो घास का टुकड़ा 20 फीट स्क्वायर वाला था। जिस तरफ से वो आए थे उसकी दूसरी तरफ एक पेड़ गिरा हुआ था जो नॉर्थ से लेकर साउथ के डायरेक्शन में गिरा पड़ा हुआ था। इस पेड़ का जो डायमीटर है वो लगभग 4 फीट का था और वो एक घास के टुकड़े के किनारे पर पड़ा हुआ था जिसके बीच में अब जिम कॉर्बेट खड़े थे। इसलिए उनसे कुछ वो पेड़ 10 फीट की दूरी पर ही था। पेड़ का जो जड़ वाला हिस्सा था वो पहाड़ी ढलान पर टिका हुआ था जो वहां तेजी से ऊपर की ओर जा रहा था और जो ओवरग्रोन झाड़ियों से घिरा हुआ था और जिसकी शाखाएं पहाड़ी ढलान पर बाहर की ओर निकली हुई थी। यानी पेड़ गिरने के बाद जो टूटा हुआ हिस्सा था वो पहाड़ी के बाहर निकला हुआ था। पेड़ की ओर से जो पहाड़ी थी वो परपेंडिकुलर में दिखाई दे रही थी और उसके फेस के ऊपर चट्टान की एक नैरो लेज थी। वो लेज जो 30 गज आगे घने जंगल में गायब हो रही थी। अब उनका जो अनुमान है वो सही था कि वो टाइगर अब टूटे हुए पेड़ के पीछे एक भाग में लेटा होगा जहां पर उसको धूप और गर्म हवा से बचाव मिल रहा था। वो कहाँ होगा ये जानने के लिए तो उनको पेड़ के पास ही जाकर देखना होगा। अब उनको बहुत साल पहले पंचक पत्रिका में छपी हुई एक स्पोर्ट्समैन की फोटो याद आ गई। उस पिक्चर में एक शिकारी पहाड़ के ऊपर की ओर देख रहा था। तभी उनको एक हंसते हुए शेर की आंखों से आमना सामना हो जाता है। वो शेर अफ्रीका का एक विशाल शेर था जिसका हंसता हुआ चेहरा उनको दिखाई दे रहा था। उस पिक्चर के नीचे ये लिखा हुआ था कि जब आप शेर को ढूंढने जाए तो ये श्योर कर लेना कि आप उसको पहले देखना चाहते हो। अब जिम कॉर्बेट कहते हैं कि ये तो सच है कि उस खिलाड़ी में यानी उस शिकारी में और अब उनकी कंडीशन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। वो जो अफ्रीका वाला उनका फ्रेंड था वो टाइगर को नीचे से ऊपर की ओर देख रहा था और अब जिम कॉर्बेट उस टाइगर को ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे। यानी अब टाइगर का चेहरा नीचे की ओर होगा। अब दोनों मामले में यही मानते हुए कि टाइगर पेड़ की दूसरी तरफ है, ये सिचुएशन दोनों में नॉर्मल हो गई। अब जिम कॉर्बेट अपने पैरों को धीरे धीरे आगे की ओर इंच इंच खिसका कर आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक काले और पीले रंग के 3 इंच की लंबाई की एक चीज पर पड़ती है जो चट्टान के किनारे पर थी। जिम कॉर्बेट 1 मिनट तक वहां काफी लंबे समय तक वैसे ही स्टेडी खड़े रह जाते हैं। अब उनको ये विश्वास हो गया था कि वो टाइगर की पूंछ का आखिरी हिस्सा है और वो पूंछ उनसे कुछ 20 फीट की दूरी पर ही थी। अब जिम कॉर्बेट ये सोच रहे थे कि अगर उसकी पूंछ की दूरी उनसे ज्यादा है तो अब पक्का उसका सर उनकी ही ओर होना चाहिए क्योंकि जो वो लेज थी वो सिर्फ 2 फुट चौड़ी ही थी। तो अब टाइगर वहां पर क्राउचिंग पोजीशन में यानी झुक कर बैठा होगा उन पर हमला करने के लिए। अब उनको ऐसा लग रहा था कि उनका सर अगर पेड़ के तने से ऊपर उस टाइगर को दिखाई दिया तो वो उन पर तुरंत झपट लेगा। पूंछ का हिस्सा जो पूंछ का सिरा था वो उनसे 20 फुट की दूरी पर था और अगर टाइगर क्राउचिंग पोजीशन में है तो टाइगर की लंबाई लगभग 8 फुट माने तो उसका सर उनकी यहाँ से 12 फुट की दूरी पर ही होगा। लेकिन अब अगर उनको उस टाइगर का और शरीर का हिस्सा देखना है तो उनको उस टाइगर के और भी पास जाना पड़ेगा ताकि वो उस टाइगर को हैंडीकैप करने वाली गोली चला सके। और ऐसी गोली जरूरी थी अगर वो अपने पैरों पर खड़े होकर वहां से जाना चाहते हैं तो, क्योंकि अब उनको ये डर था कि अगर टाइगर ने उनको देख लिया तो इतने कम डिस्टेंस पे वो पक्का उन पर हमला कर देगा। पर उससे पहले उनको गोली चलाना जरूरी था और इसके लिए उनको टाइगर की बॉडी यानी पूरा शरीर भी दिखना जरूरी था। अब उनको अपने लाइफ में पहली बार बिना कॉक किए हुए राइफल लेकर चलने की जो आदत है उनकी, उस पर पछतावा हो रहा था क्योंकि उनकी .450 राइफल का सेफ्टी केज खोलने पर एक क्लिक की आवाज होती और यही समय था
कि अगर कोई भी आवाज होती तो टाइगर सीधा उन पर झपट लेता और उनको भागने का मौका भी नहीं मिलता, या फिर वो टाइगर उस खड़ी पहाड़ी से नीचे की ओर चला जाता, जिससे उनको गोली चलाने का कोई भी मौका नहीं मिल पाता। इंच दर इंच वो वापस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, यहाँ तक कि उस टाइगर की पूरी पूंछ और उसके पीछे का हिस्सा भी उनको दिखाई देने लगा। अब उन्होंने जब उसका पिछला हिस्सा देखा, तो वहां पर उनको खुशी से चिल्लाने का मन हुआ, क्योंकि इससे तो साफ पता चल रहा था कि वो टाइगर वहां पर क्राउचिंग पोजीशन में नहीं था, यानी उन पर झपटने की तैयारी नहीं कर रहा था, बल्कि वो वहां पर लेटा हुआ था, यानी वो वहां पर सोया हुआ था। अब वहां पर जो 2 फुट चौड़ा लेज था, उसके शरीर के लिए वो जगह परफेक्ट थी। उसने अपने पिछले पैरों को वहां पर फैला कर रखे हुए थे और उनको एक छोटे से ओक के पेड़ के ऊपर की शाखाओं पर टिका कर रखे हुए थे, जो लगभग खड़ी पहाड़ी के ढलान पर उगा हुआ था। 1 फुट और आगे बढ़ने पर उनको उसका पेट दिखाई देने लगा, और जिस तरह रेगुलर पेट ऊपर नीचे हो रहा था, उसी तरह उनको टाइगर का पेट भी वैसे ही दिख रहा था। इससे उनको पता चल गया कि वो वहां पर सो रहा है और काफी गहरी नींद में है। अब वो पहले से भी काफी तेजी से आगे बढ़ने लगे, यहाँ तक कि उस टाइगर का उनको शोल्डर यानी कंधा और फिर उसका पूरा शरीर उनकी नजर में आ गया। अब उस टाइगर का सर का पिछला हिस्सा घास के मैदान के किनारे पर टिका हुआ था, जो गिरे हुए पेड़ से 3 या 4 फुट आगे तक फैला हुआ था, और उसकी आंखें पूरी तरह बंद थी और उसकी नाक आसमान की ओर उठी हुई थी। अब उन्होंने उस टाइगर का सर का निशाना बनाते हुए अपनी राइफल का सेफ्टी कैच हटा दिया और फिर ट्रिगर दबा दिया। अब उनको ये थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि राइफल चलाने की जो उल्टी प्रक्रिया उन्होंने की थी, वो कैसे काम करेगी, लेकिन वो सफल रही थी। इतनी कम दूरी से जो गोली उन्होंने उस पर चलाई थी, तो उसके शरीर में जरा भी कंपन से उनको दिखाई नहीं दी थी। यानी टाइगर जैसी कंडीशन में था, वैसा ही वहां पर पड़ा रहा। टाइगर को गोली लगने के बाद वो थोड़ा भी हिला डुला नहीं। उसकी पूंछ सीधी की सीधी ही रह गई। उसके पिछले पैर अभी भी उसी ओक के पेड़ की ऊपर की शाखाओं पर टिके हुए थे और उसकी नाक अभी भी आसमान की ओर उठी हुई थी। जब उन्होंने अपनी पहली गोली के बाद दूसरी गोली चलाई, जो जरूरी नहीं थी, फिर उसके बाद भी उस टाइगर के कंडीशन में थोड़ा सा भी चेंजेस उनको दिखाई नहीं दिया। यानी टाइगर को पहली गोली लगी, वो इमीडिएट वहां पर ही मर गया। अब उनको फर्क सिर्फ एक ही दिखाई दिया कि उस टाइगर का जो पेट ऊपर नीचे हिल रहा था, वो अब बंद हो गया था, और उसके सर पर जो 2 गोली के होल्स बने हुए थे, उसमें से खून बहकर नीचे टपकने लगा था। अब जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उनको नहीं पता कि टाइगर की इतनी नजदीकी दूसरों पर क्या असर डालती है, लेकिन उन पर इसका असर हमेशा सांस रोक देने वाला ही होता है। शायद वो डर के कारण या फिर एक्साइटमेंट के कारण भी हो सकता है, लेकिन अब थोड़ी देर आराम करना जरूरी भी लग रहा था। वो उस गिरे हुए पेड़ पर बैठ जाते हैं और वहीं पर ही सिगरेट जलाने लगते हैं, जिसको उन्होंने उस दिन से खुद से दूर रखा हुआ था, जब उनका गला खराब हो गया था। अब जिम कॉर्बेट कहते हैं कि जब कोई काम बहुत अच्छी तरह से पूरा हो जाता है, तो वो काफी सेटिस्फेक्शन देता है। उस जगह पर उनकी प्रेजेंस का कारण वो आदमखोर का अंत करना ही था, और अब सड़क को छोड़ने के 2 घंटे बाद से लेकर सेफ्टी कैच हटाने तक का जो पल था, वहां तक सब कुछ, और यहाँ तक कि वो लंगूर की आवाज में अपनी खांसी को बाहर निकालना, यहाँ तक भी सब कुछ ठीक रहा, बिना किसी मिस्टेक के। उन्होंने सब कुछ काम सही से कर लिया था। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन था। वैसा सेटिस्फेक्शन था जैसा कि वो कल्पना करते हैं कि किसी लेखक को तब मिलता होगा जब वो उसकी स्टोरी यानी कोई कथा के अंत में फिनिश लिखता होगा, जो परत दर परत ठीक उसी तरह आगे बढ़ रही थी जैसा वो चाहता था। लेकिन उनके मामले में
जो अंत हुआ था, यानी जो टाइगर का एंड हुआ था, वो पूरी तरह से सैटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उस जानवर को गोली मारी थी, जो उनसे केवल 5 फुट की दूरी पर ही नींद में सोया पड़ा हुआ था। उनका कहना है कि इस सब्जेक्ट पर उनकी जो पर्सनल फीलिंग है, उसमें शायद दूसरों को कम इंटरेस्ट होगा। वो ये जानते हैं, फिर भी उनको लगता है कि पॉसिबल है कि आप भी वही सोच रहे होंगे कि ये काम ठीक नहीं हुआ है। यानी एक सोते हुए टाइगर को नहीं मारना चाहिए था। ऐसा रीडर्स को लगता होगा। पर वो ऐसी कंडीशन में आपके सामने कुछ रीज़न रखना चाहते हैं, जो खुद को सैटिस्फाई करने के लिए दे रहे थे। अब उनको ऐसा लग रहा था कि रीडर भी इस बात को समझे और इस बात से वो सैटिस्फाई हो, जो वो रीज़न दे रहे थे। पहला रीज़न ये था कि वो टाइगर एक आदमखोर था और उसके लिए जिंदा रहने से अच्छा मर जाना ही सही था। दूसरा रीज़न ये था कि उसे जागते हुए मारा जाए या सोते हुए मारा जाए, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। और तीसरा कारण ये था कि अगर वो उसके पेट को ऊपर-नीचे होते हुए देखकर वहाँ से अगर लौट जाती, तो शायद उसके बाद जिन-जिन इंसानों को वो मारता, उसके लिए वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते। अब वो कहते हैं कि आप लोग कहेंगे कि ये सब बहुत अच्छे रीज़न थे, जो उन्होंने किया उसको सही साबित करने के लिए। फिर भी अब उनको एक रिग्रेट बना रहेगा कि उन्होंने खुद पर आने वाले हमले के डर से, या फिर उनके हाथ में जो एक अपॉर्च्युनिटी थी उसको मारने की, वो शायद उनके हाथ से ना निकल जाए, ये डर से उन्होंने एक सोते हुए जानवर को जगाकर लड़ने का एक अवसर भी उसे नहीं दिया। ये रिग्रेट उनको रहेगा। अब वो टाइगर मर चुका था। अब उनकी जो ट्रॉफी थी, वो वैली में गिरने से और नष्ट होने से बचाना है, तो उनको कम से कम समय में उस टाइगर को उस लेक से नीचे उतारना होगा। अब उनको अपनी राइफल की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने गिरे हुए पेड़ के सहारे उस राइफल को टिकाकर वो सड़क के किनारे पर चढ़ जाते हैं। उस सड़क के पास, खेतों के पास जाकर उन्होंने अपने दोनों हाथों को कप जैसा बनाकर गाँव वालों के लिए, यानी गाँव वालों को बुलाने की आवाज़ कू करके निकाली। दूसरी बार कू की आवाज़ उनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि उनके आदमी जब पहले भैंस की देखभाल करके वापस लौट रहे थे, तभी उन लोगों ने उनकी 2 गोलियों की आवाज़ सुन ली थी। फिर वो झोपड़ी की तरफ भागकर जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों को जमा करके वहाँ पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर जब उनके पास मजबूत रस्सियाँ और एक कुल्हाड़ी का इंतज़ाम हो जाता है, तो वो उस भीड़ को साथ लेकर वापस नीचे की ओर उस टाइगर की ओर जाते हैं। टाइगर को फिर चारों ओर रस्सियां बांधने के बाद वो सब मिलकर उसको आधा उठाकर और आधा घसीटकर उस टाइगर को लेज से नीचे उतारते हैं और फिर गिरे हुए पेड़ को क्रॉस करके घास के मैदान तक ले आते हैं। जिम कॉर्बेट वहीं पर ही उस टाइगर की स्किन उतारना चाहते थे, लेकिन गांव वालों ने उनको ऐसा करने से मना किया और रिक्वेस्ट किया कि कार्तक नोला और उसके आसपास के गांवों की जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, वो काफी निराश हो जाएंगे अगर वो उस टाइगर को देख नहीं पाएंगे। उस टाइगर के डर से वो सब बरसों से आक्रांत रहे थे। अब उस टाइगर को मरा हुआ देखकर वो सब भी निश्चिंत हो जाएंगे और अब उनका डर भी निकल जाएगा कि अब उस आदमखोर का आतंक खत्म हो चुका है, जिसने कई सालों से उन लोगों को परेशान करके रखा हुआ था और न जाने कितने इंसानों को मार डाला था। अब टाइगर को घर तक पहुंचाने में रास्ते में उन लोगों को कई पेड़ों को काटना पड़ रहा था। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस टाइगर के शरीर पर हाथ घुमा रहे थे। उनको पता था कि वो लोग अब खुश हो रहे थे, क्योंकि उस टाइगर का अब अंत हो चुका था। उनकी बात सच निकली कि टाइगर के शरीर पर या उसके कोई भी बॉडी पार्ट्स पर कोई भी घाव नहीं था। उन्होंने उस टाइगर को एक घने छायादार पेड़ के नीचे रखवा दिया था। गांव वालों को ये बता दिया था कि 2 बजे तक ही वो उस टाइगर को देख सकते हैं, उसके बाद नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत थी और वो नहीं चाहते थे कि उसकी स्किन खराब हो जाए और उसकी स्किन के ऊपर के बाल निकलने लगे। उन्होंने टाइगर को बहुत पास से नहीं देखा था। फिर 2 बजे के बाद जब वो उसकी स्किन उतारना शुरू करते हैं,
तब उसको पीठ के बल लेटा दिया जाता है। तब उन्होंने देखा कि उस टाइगर के लेफ्ट अगले पैर के अंदर के हिस्से के ज्यादातर बाल गायब थे और उसकी स्किन में कई छोटे-छोटे होल्स बने हुए थे, जिनमें से पीले रंग का कुछ लिक्विड बाहर आ रहा था। उन्होंने उस समय उन छोटे-छोटे होल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस तरफ के पैर की जो स्किन उतारने का काम है, वो लास्ट में करने का डिसीजन लिया, क्योंकि उसका लेफ्ट का पैर राइट की पैर की तुलना में काफ़ी पतला था। जब बाकी का जो स्किन उतारने का काम हो गया, तब उन्होंने उसकी छाती से लेकर सड़े हुए लेफ्ट के पैर के पंजे तक एक लंबा चीरा लगाया और जैसे-जैसे उसकी स्किन को हटाया गया, उसके मांस के अंदर एक के बाद एक उन्होंने कई पोर्क्यूपाइन के यानी साही के कांटे खींचकर निकाले। उस हिस्से में पूरी तरह सेप्टिक हो चुका था और उसकी पूरी टांग में मवाद यानी पस भर चुका था। उस शाही के सबसे बड़े कांटे की साइज थी 5 इंच की। उन्होंने कुल 25 या 30 कांटे उसके पैर से निकाले। पास खड़े हुए लोगों ने उनके हाथों से वो कांटे लपक लिए ताकि वो उस टाइगर की याद में उसे अपने साथ रख सके। फिर उन्होंने टाइगर की छाती से लेके पैर तक का हिस्सा देखा जहां पर साबुन की झाग जैसा और पीले रंग का मवाद मांस में भरा हुआ देखा। तभी ही उनको ये लगा कि वो जानवर चलते समय क्यों कराहने लगा था। यही रीज़न था कि वो आदमखोर बन गया था और फिर आदमखोर बना रहा था। शाही यानी पोर्क्यूपाइन के कांटे मांस में लंबे समय तक धंसे रहते हैं, वो कभी भी गलते नहीं है। उन्होंने कई टाइगरों को मारने के बाद उनके शरीर से 200 से ज्यादा लगभग पोर्क्यूपाइन के कांटे खींचकर निकाले होंगे। उनमें से बहुत सारे कांटे 9 इंच के भी थे और उनकी मोटाई एक पेंसिल जितनी भी थी। इनमें से ज्यादातर सख्त मांसपेशियों में घुस जाते हैं, कुछ तो हड्डियों के बीच में ही घुस जाते हैं और कुछ तो स्किन को फाड़ के आधे अंदर जाकर टूट जाते हैं। आप मुक्तेसर आदमखोर की स्टोरी सुनेंगे तो उस टाइगर की लड़ाई भी पोर्क्यूपाइन से हो जाती है और तभी ही उसके पैर से उन्होंने 9 इंच के कांटे यानी शाही के कांटे निकाले थे। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि टाइगर शाही यानी पोर्क्यूपाइन को ही शिकार के लिए क्यों मारते हैं। उसी समय उनके कांटे भी उनके शरीर में लग जाते हैं। ऐसे में कुछ सवाल ऐसे उठते हैं जिनके जवाब यानी सेटिस्फैक्टरी आंसर उनके पास भी नहीं है। टाइगर इतने इंटेलिजेंट होते हैं, फुर्तीमान के लिए काफी प्रसिद्ध होते हैं, फिर भी वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि एक शाही यानी पोर्क्यूपाइन के कांटों को अपने शरीर में धंसवा लेते हैं। टाइगर की स्पीड इतने होते हुए भी कैसे वो इतने स्लो हो जाते हैं, यानी उनकी मूवमेंट उस समय इतनी स्लो कैसे हो जाती है कि वो शाही से उतनी दूरी नहीं बना पाते जितना फास्ट उनको उस समय रिएक्ट करना चाहिए। वो उस समय इतने स्लो कैसे हो जाते हैं, जबकि शाही अपने आप को बचाने के लिए पीछे की ओर जाती रहती है। फिर वो कांटे बीच में ही कैसे टूट जाते हैं? क्यों वो कांटे इतने नरम नहीं होते हैं या फिर नाजुक नहीं होते हैं? लेपर्ड और टाइगर का शाही यानी पोर्क्यूपाइन के साथ एक सा बिहेवियर होता है, पर लेपर्ड कभी भी उसके कांटों को अपने शरीर में धंसने नहीं देता है। उन्होंने ये देखा है कि लेपर्ड कभी भी पोर्क्यूपाइन को सर से पकड़ता है, पर टाइगर अपने आप को कभी भी सेफ क्यों नहीं रख पाता और टाइगर कभी भी सेफ तरीका क्यों नहीं अपनाता? ये मिस्ट्री उनके लिए हमेशा अनसुलझी ही रही है। अब जिम कॉर्बेट आपको बहुत पहले डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में बताए गए 3 आदमखोर टाइगरों में से 2 की कहानी बता चुके हैं और अब जब उनको टाइम मिलेगा तो वो तीसरे आदमखोर टाइगर यानी खांदा मैन ईटर की मारने की कहानी आपको जरूर बताएंगे कि उसको उन्होंने कैसे मारा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से खत्म होती है मुहान मैन ईटर की कहानी। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।